महासागरीय स्लेब के तापमान को प्रभावित करने वाले कार्य के बारे में हमने लिखा भी था। पहला हमने लिखा था अक्षांश। क्या अक्षांश भी महासागरीय स्लेब के जल के तापमान को प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। कैसे करेगा? देखिए ये आपकी पृथ्वी है, हाँ ये 0 डिग्री आपकी भूमध्य रेखा है। ये आपकी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री आपकी क्या है? भूमध्य रेखा है। मान लीजिए यहाँ पर स्थल भाग के साथ साथ यानी महाद्वीपों के साथ साथ महासागर का भी भाग है यहाँ पर। चलिए कौन हो सकता अपने नाम हमारे बच्चों कौन से घूमते हैं सही का नहीं है भावना समय दीजिए मुझे कहानियां मैडमेंट करा नहीं देखिए ऐसे हमारा क्या है पूरा विश्व है और विश्व के अंदर अगर मोटा मोटा देखेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका हमारे दक्षिण अमेरिका ग्रीनलैंड हो गया, ये यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है और यहाँ लगभग आपका है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अब देखो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री स्थल भाग से भी गुजर रही है तो जलीय भाग से भी गुजर रही है। और जो महासागरीय जिस भूभाग में यानी जिस महासागरीय स्लेब का क्षेत्र 0 डिग्री के समानांतर आएगा वहां पर हमेशा तापमान जो होगा अच्छा बना रहेगा। ठीक है। एक चीज मैंने पहले भी पढ़ी थी, जब आप पढ़ रहे थे, अपन क्या पढ़ रहे थे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे थे, वहां पर हम तापमान के बारे में बात कर रहे थे। तब हमने एक चीज पढ़ी थी कि 0 डिग्री पर सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार तो पड़ती हैं, लेकिन तापमान जो होता है यहाँ ज्यादा नहीं होकर के कहाँ होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्यों होता है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर आप ज्यादा देखोगे तो इसके पश्चिमी भाग में मरुस्थल है और इसके बाद जितना भी तापमान, क्योंकि 23.5 डिग्री यहाँ पर भी सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में, और जो टेम्परेचर जो क्रिएट होगा वो इस भूभाग में 23.5 से 23.5 के बीच में ज्यादा होगा। यहाँ पर क्यों नहीं होगा? यहाँ की एक जलवायु होती है 0 डिग्री के ऊपर कि यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होगी। सूर्य की किरणें तो सीधी पड़ रही है 2 बार वर्ष में, लेकिन साथ साथ क्या है वहां पर वर्षा भी हो रही, तो तापमान इतना क्रिएट नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आया है अक्षांश। क्या अक्षांश महासागरीय स्लेब के तापमान को प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। जैसे ही हम 0 डिग्री से उत्तर की तरफ लगातार बढ़ेंगे 23 डिग्री को पार करने के बाद तो हमारा जो महासागरीय स्लेब का तापमान है वो लगातार कम होगा। जैसे ही हम ध्रुवों से 0 डिग्री की तरफ आएंगे तो महासागरीय स्लेब के तापमान में क्या होगी? वृद्धि। यानी किसी भी तरीके से देखा जाए तो अक्षांश जो क्या करता है महासागरीय स्लेब के तापमान को प्रभावित करता है। जिस प्रकार से स्थलीय भूभाग पर तापमान को प्रभावित कर रहा था अक्षांश, उसी तरीके से महासागरीय स्लेब भी क्या करता है? ये प्रभावित करता है। देख लीजिए अगर हम देखें यहाँ पर तो जैसे ये यहाँ से ये आपका अक्षांश है, जैसे जैसे आप जाओगे ये मान लीजिए आपका क्या है 23.5 डिग्री है और यहाँ पर ये ले लीजिए आप क्या है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ये जो बीच का भाग है ये यहाँ पर क्या होगा? आपका सबसे ज्यादा तापमान पाया जाएगा, चाहे महासागरीय स्लेब हो वो चाहे स्थलीय भूभाग। आप देखोगे जितने भी विश्व के मरुस्थल हैं वो सारे 23.5 डिग्री या लगभग 30 डिग्री के आसपास आपको महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मिलेंगे। भारत में आप देखो, भारत में आप देखते हो
तो राजस्थान का जो मरुस्थल है कितने डिग्री के आसपास है? 23.5 से लगभग ऊपर ही है, समझ रहे हो ना? 23.5 के आसपास ही है, पश्चिम में राजस्थान में है। पाकिस्तान का मरुस्थल देख लो आप, आगे कोई सा भी मरुस्थल देख लो, अमेरिका का मरुस्थल यहाँ पर हमने देखा है, यहाँ पर भी मरुस्थल है, यहाँ पर आप देखोगे सहारा कालाहारी का मरुस्थल, सारे मरुस्थल जो अफ्रीका के हैं वो भी कहाँ है? पश्चिम में। तो इसलिए यहाँ पर तापमान जो होगा क्या होगा? ज्यादा। पहला क्लियर है अक्षांश। अब दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारण है हमने पढ़ा है वेरी गुड, स्थलीय व जल का असमान वितरण। स्थलीय व जल का असमान वितरण। क्या स्थलीय व क्या स्थलीय व जल का असमान वितरण भी महासागरीय सतह के जल के तापमान पर प्रभाव डालता है? बिल्कुल डालता है। जो भी महासागरीय भूभाग जितना अधिक स्थलीय भाग के पास या नजदीक स्थित होगा उस क्षेत्र का तापमान उतना ही अधिक होगा। जैसे प्रशांत महासागर के पास आप आ जाइए तो प्रशांत महासागर में यहाँ पर कोई स्थलीय भूभाग नहीं है खास, और यहाँ पर भी कोई स्थलीय भूभाग नहीं है। तो आप ध्यान रखना, अटलांटिक महासागर यानी प्रशांत महासागर की अपेक्षा अटलांटिक महासागरीय जो जल है उसकी सतह है वहां का तापमान अधिक होगा, क्योंकि आप देखो इसका एरिया भी कम है, इसके साथ साथ इसके चारों तरफ क्या है? स्थलीय भूभाग है। स्थलीय भूभाग का नेचर क्या होता है? जल्दी गर्म होना, जल्दी ठंडा होना। जैसे सूर्य की किरण पड़ी गर्म हो जाएगा, जिस आसपास के जल को भी तो गर्म करेगा। तो महासागरीय या आपका स्थलीय व जल का जो असमान वितरण है वो भी क्या करता है? महासागरीय सतह के जल को प्रभावित करता है। अब आप इसमें देखोगे इसमें प्रशांत महासागर में ये एरिया इतना बड़ा है लेकिन स्थलीय भूभाग नहीं है, इसलिए इस प्रशांत महासागरीय सतह का जो जल है उसका तापमान नहीं होगा इससे ज्यादा अटलांटिक महासागर। इसका भारत में देखना, यहाँ पर सबसे ज्यादा तापमान होगा। क्यों होगा? ये पूरा मरुस्थल है, पाकिस्तान मरुस्थल है, अरब के सारे मरुस्थल है जहाँ पे पेट्रोलियम हुए, सऊदी अरब वगैरह, कुवैत वगैरह आपने देखा है, सारे मरुस्थल तो यहाँ का तापमान ज्यादा, समझे? तो स्थल व जल का असमान वितरण भी क्या करता है? महासागरीय सतह के तापमान को प्रभावित करता है। क्लियर हो गया? जो महासागर जितना अधिक स्थलीय भूभाग के नजदीक होगा उसका तापमान उतना ही अधिक होगा। जो महासागर जितना अधिक दूरी पर होगा स्थलीय भाग के उसका तापमान उतना ही कम होगा। दूसरा कारक हमने पढ़ा था सनातनी पवनें। सनातनी पवनें का मतलब है, सनातन मतलब प्राचीन समय से चली आ रही है, उस पवन का एक रूट है और उस रूट या उस डायरेक्शन को आप या मैं बदल नहीं सकते। वो लगातार कई वर्षों से क्या आ रही है? चली आ रही है या वो चलती है। जैसे आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में एक पवन चलती है, गर्म शुष्क पवन, जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। आप सारे लोग मिलकर के उसके रूट या उसकी दिशा को बदल नहीं सकते, वो वर्षों से चली आ रही है। और जब हमें लग जाती है तो हम क्या बोलते हैं? लू लग गई है। क्या लगी? लू क्या है? एक सनातनी पवन है। कैसी पवन है? गर्म पवन है। ये जैसे ही चलेगी उस क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देगी, और ये जब कभी भी आपकी बॉडी पर अटैक करेगी तो आपको लू लग जाएगी। गर्मी में लगती नहीं लगती है? और इसका डायरेक्शन एक फिक्स होता है, प्राचीन समय से चला आ रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ऐसे ही पूरे विश्व के अंदर, इस सारे महाद्वीपों के अंदर, इस सारे महासागरों के अंदर पवनें चलती हैं, जिन्हें हम सनातनी पवन के नाम से जाना जाता है। और ये सनातनी पवनें उसके स्वभाव के आधार पर दो प्रकार की होती है, ठंडी होती है, दूसरी गर्म। अब ठंडी पवन जिस क्षेत्र में या जिस महासागरीय सतह पर चलेगी क्या उसके तापमान को कम नहीं करेगी? कम करेगी, यानी प्रभावित कर रही है। एक गर्म पवन उस महासागरीय सतह पर चल रही है, क्या उसके तापमान को नहीं बढ़ाएगी? बिल्कुल बढ़ाएगी। तो तीसरा कारक है हमारा, वो है सनातनी पवनें। सनातनी से आप ध्यान रखना, ये प्राचीन समय से क्या है? चली आ रही है या चल रही है, सनातनी पवनें। इसमें दो प्रकार होते हैं, स्वभाव के आधार पर एक ठंडी होगी और दूसरी क्या होगी? गर्म। यहाँ ये जो अफ्रीका दिख रहा है आपको, अफ्रीका, यहाँ पर एक पवन चलती है, एक पवन चलती है। यहाँ पर ऑलरेडी जून जुलाई के महीने में क्या होता है? तापमान अधिक होता है। यहाँ पर एक पवन चलती है जिसको नाम देते हैं डॉक्टर। क्या नाम देते हैं? डॉक्टर। जून के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और जब ये ठंडी पवन यहाँ पर चलती है, इसका डायरेक्शन होता है ऐसा, और इस क्षेत्र पर आती है। यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा तापमान
होता है मरुस्थलीय क्षेत्र में गिनी के तट पर, तो यहाँ पर ये चलती है, तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो गर्मी से काफी परेशान हो जाते हैं। और जब ये इसी जून महीने के आसपास ज्यादा गर्मी पड़ती है, और इसी समय ये क्या होते हैं, ज्यादा परेशान होते हैं। और जैसे ही डॉक्टर पवन चलने लगती है, यानी ठंडी पवन, डॉक्टर पवन का नाम ही डॉक्टर। इसी के साथ साथ एक कारक हमने पढ़ा है, महासागरीय जलधारा। ध्यान रखना, जलधारा जो होती है नेचर के आधार पर या स्वभाव के आधार पर दो प्रकार की, ठंडी होगी एक गर्म होगी, दो प्रकार की जलधारा है। अब ध्यान रखना, ये महासागरीय भूभाग के जिस स्तर पर चलेगी, अगर मान लीजिए गर्म पवन है तो वहां के तापमान को बढ़ा देगी, सॉरी पवन नहीं, जलधारा है तो वहां के तापमान को क्या करेगी, मतलब मान लीजिए अगर तापमान वहां का एक 0 डिग्री पर चल रही है या 0 डिग्री या 23 डिग्री पर चल रही है, तो वहां के तापमान को लगातार क्या करेगी, बढ़ाएगी, अगर गर्म होगी। और ठंडी है तो घटाएगी। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो ध्रुव है, ये ध्रुव यहाँ पर हम कहते हैं कि दोनों ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, और यहाँ से जो भी पवन चलेगी, जलधारा चलेगी, मान लीजिए जलधारा चल रही है 0 डिग्री की तरफ चल रही है लगातार, तो ये हमेशा किस नेचर की होगी, ठंडी। समझ आ रहा है? और इस 0 डिग्री से अगर चल रही है कोई जलधारा, इस तट के सारे चल रही है, ये कौन सी होगी, क्या होगी, ये आपको पता हो तो जब हम